हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स के टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एमसीक्यूज सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस सेट से उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर है, 100 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग की लंबाई मीटर में होगी। तो हमको पता है कि जो ध्वनि तरंग का फार्मूला होता है v इक्वल टू एन लेमडा, जिसको हम न्यू लेमडा भी कहते हैं। यहाँ से भी यानी कि ध्वनि की चाल दोनों कंडीशन में इक्वल ही होगा। यहाँ से v इक्वल टू एन लेमडा n1 लेमडा 1 और दूसरे के लिए भी v इक्वल टू n2 लेमडा 2 और v दोनों के लिए इक्वल होगा। तो n1 लेमडा 1 n2 लेमडा 2 वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हमको निकालना है लेमडा 2, तो लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा n1 लेमडा 1 अपान n2। क्लियर। और हम अब इस यहाँ पे मान रख देंगे n1 यानी कि 125, लेमडा 1 यानी कि 2 मीटर और बटा 100 जो कि दिया हुआ है n2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 5 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5, ऑप्शन 4 2.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि बायल के नियम में नियत रहता है। तो बायल के नियम में ताप नियत रहता है, ताप टेम्परेचर। और वहाँ पे टेम्परेचर जब नियत रहता है तो P जो होता है गैस का जो दाब होता है वो उसके आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1/v। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो P भी इक्वल टू K होता है, यानी कि P इक्वल टू K/v से जो कि आता है। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो आएगा P भी इक्वल टू K। और किसी और कंडीशन के लिए भी होता है P भी। मान लीजिए ये हो गया P1V1 और ये हो गया P2V2 इक्वल टू K, और K हमेशा कांस्टेंट इक्वल ही रहेगा तो ये भी हमेशा इक्वल होते जाएंगे, यानी कि P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू P3V3 और ये किसी भी कंडीशन में इक्वल रहेगा, यानी कि नियत रहता है P भी। क्लियर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि कौन से तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। तो जो केल्विन पैमाना होता है आपको पता भी होगा, केल्विन पैमाना डिग्री सेल्सियस से लगभग 273.16 डिग्री सेल्सियस मतलब उससे अधिक होता है। डिग्री सेल्सियस से 273.16। ठीक। अब हमने सुना है कि नेचर में जो डिग्री सेल्सियस होता है -70 -80 डिग्री सेल्सियस जाता है, लेकिन केल्विन उसके बावजूद भी प्लस पे ही रहता है 170 180 केल्विन, यानी कि केल्विन पैमाना नेचर में कभी ऋणात्मक नहीं जाता और इसीलिए इसे ऋणात्मक तापमान केल्विन पर नहीं मापा जा सकता। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा कि धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है, जिसको हम अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा भी कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात 1:2:3 का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना होगी। तो ये थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन होता है Q इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे एस उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की। अब एम का वैल्यू दिया हुआ है 600 ग्राम। ठीक। क्लियर। और जल के लिए एस यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 होता है, 1 केल्विन ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। और डेल्टा टी का वैल्यू देख रहे हैं आपकी 30 से 80 हो रहा है, यानी कि 50 होगा माइनस करने के बाद, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 30,000 कैलोरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा कि ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है। तो देखिए ऊष्मा 3 माध्यमों से संचरित होती है, चालन, संवहन, विकिरण, आपको पता होगा। यहाँ पे चालन धात्विक पदार्थों में, ठोस पदार्थों में होता है, संवहन द्रव में होता है और विकिरण निर्वात में होता है जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है। और विकिरण माध्यम में ऊष्मा का संचरण प्रकाश की गति से होता है, जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे तेज होता है, और ऊष्मा का तेजी से संचरण विकिरण में ही होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां कि 72 अंश के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों में बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो जब 2 समतल दर्पण किसी एंगल पे झुके हुए होते हैं तो
उसका और उनके बीच कोई पदार्थ रख दिया जाए, कोई वस्तु छोटी सी रख दी जाए और उसका प्रतिबिंबों की संख्या पूछा जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, वो होता है n इक्वल टू, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या इक्वल टू 360, क्लियर, 360 बाई थीटा, क्लियर, और -1। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो दोनों समतल दर्पण के बीच का एंगल होता है वही होता है, जो कि दिया हुआ है 72 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 360 बटा थीटा यानी कि 72 -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, और -1 यानी कि 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 4 प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां कि कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। देखिए, अपसारित का मतलब क्या होता है, फैलाना। और पूछ रहा है दर्पण। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि वो दर्पण पूछ रहा है या लेंस पूछ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि दर्पण हो और अपसारित कर रहा है, तो दर्पण के लिए उत्तल दर्पण अपसारित करता है, यानी कि प्रकाश किरण को फैलाता है, और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, कलेक्ट करता है। ठीक जस्ट इसके विपरीत होता है लेंस में, अपसारित करता है अवतल लेंस और अभिसारित करता है उत्तल लेंस, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे ध्यान दिया जाता है दर्पण है या लेंस है, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उत्तल दर्पण, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की, एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि 1.73 यानी कि √3 है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम क्या होगा। तो हम फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल बाई साइन ए बाई 2, क्लियर। यहाँ से हमको पता है कि ये कह रहा है समबाहु प्रिज्म, यानी कि जो प्रिज्म कोण होगा वो 60 अंश का होगा समबाहु के लिए, और डेल्टा एम का वैल्यू निकालना है, और हम एन का वैल्यू दिया हुआ है √3। यहाँ से हम इसका वैल्यू रखेंगे तो आएगा √3 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हम रख देंगे यहाँ पे साइन ए यानी कि 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, क्लियर है, और बट्टा में साइन 60 बाई 2 यानी कि साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, या जो कि यहाँ पे हम लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए यानी कि 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू √3/2, क्लियर। और ये जो साइन है हम इधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, और साइन इन्वर्स √3/2 होता है 60 अंश का, क्लियर। तो यहाँ से होगा 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू 60 होता है। साइन इन्वर्स √3/2 का मान 60 ही होगा, और 2 से गुणा करेंगे या 120 और फिर ले जाके 60 घटाएंगे तो आ जाएगा डेल्टा एम का वैल्यू 60 ही आएगा, क्लियर है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 60 अंश, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे रेटिना पे जो वस्तु, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही बनता है, मतलब उससे छोटा बड़ा दिखाई नहीं देता है, वास्तविक बनता है। और ये भी पता होगा आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, वास्तविक व उल्टा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां कि आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। आवेशन की क्रिया मतलब होता है कि दो पदार्थ हैं और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके नाभिक में होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और नाभिक से अधिक दूरी होने की वजह से कम बल के द्वारा बंधा होता है। इसलिए जब आवेशन की क्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन चूँकि कम बल से बंधा होता है इसलिए जल्दी से स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि विस्थापित हो जाता है। तो इसलिए आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं। चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और प्रबल बंध द्वारा बनते होते हैं, इसलिए इनको स्थानांतरित करना कठिन होता है और ये जल्दी स्थानांतरित नहीं होते हैं। सो इसका आंसर ऑप्शन पहला होगा, इलेक्ट्रॉन का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निम्न के मात्रक हैं। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका एक और मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्लियर है, क्या आपने पहचाना। एक और हम बता देते हैं इसका कि वो होता है टेस्ला, और सीजीएस में गॉस, क्लियर।
ऑप्शन दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, सीजीएस में गॉस और न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर की किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। तो आप देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है उसे हम पास का नियम भी कहते हैं, बंद पास का नियम, और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ऊर्जा संरक्षण। इसे आवेशन का नियम भी कहते हैं, सॉरी वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं, जो कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, उसे पास का नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्लियर है, आवेश संरक्षण और दूसरा ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। तो प्रकृति में 4 बल होते हैं, आपको याद रखना है। 4 बल होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पूछ रहा है कि सबसे कमज़ोर कौन होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, जब पृथ्वी पे कोई भी लोहे की वस्तु रखी होती है या कोई भी चुंबकीय पदार्थ और चुंबक उसके पास ले जाते हैं तो चुंबक पृथ्वी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है यानी ऊपर कर लेता है। तो आप देख सकते हैं चुंबकीय बल उससे अधिक प्रभावशाली है। और इनका जो रेशियो होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय बल का 1 रेशियो, उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻², उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13, उसके बाद होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻⁻36, और ये इनमें रेशियो होता है। क्लियर है। पहला होता है विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल, तीसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर, सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की एक घन के आयतन मापने में 9% की त्रुटि होती है, घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी। ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। इस पर मैंने एक ऑफिशियल वीडियो बना रखा है, सारे परसेंटेज एरर के MCQs आप उससे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या होता है, पहले हम इसका आयतन लिखेंगे V = A³। क्लियर। और जब हम इसे प्रतिशत में त्रुटि चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ΔV/V × 100। और प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है, ये पावर पहले आ जाता है 3 हो गया, और A के लिए क्या होगा ΔA/A × 100। क्लियर। और जो ΔV/V × 100 यानी कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि है वो दिया हुआ है 9% का, रख देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे 9, और ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी कि ΔA/A × 100 यानी कि जो घन की एक भुजा में प्रतिशत त्रुटि है वो आ गया 3% की। अब घन की जो सतह का क्षेत्रफल होता है उसका क्या फार्मूला होता है, S = 6A²। अब जब हम इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ΔS/S × 100 = 6 तो है, तो और 6 और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में किसी भी कांस्टेंट में परसेंटेज एरर नहीं होता, तो इसके लिए परसेंटेज एरर 0 होगा और A² का होगा 2 पहले आ जाता है, और ΔA/A × 100 का मान हमने निकाला क्या 3%, यहाँ पे रखेंगे आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 6% की, यानी कि घन की सतह के क्षेत्रफल में 6% की त्रुटि होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि निम्न में कौन सा SI मात्रक नहीं है, यानी कि जो मूल राशियों का मात्रक होता है वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं मीटर लंबाई का है जो कि मूल राशि से है निकला है, केल्विन भी ताप का है, कैंडेला भी ज्योति तीव्रता का है जिसे हम प्रकाश का तीव्रता भी कहते हैं। यहाँ से न्यूटन क्या होता है kg/m/s होता है, सॉरी सेकेंड स्क्वायर, kg/m/s। यहाँ पे किलोग्राम, मीटर और सेकेंड 3 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि यह व्युत्पन्न राशि का मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, यह SI मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर की वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। तो आपको पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव अट्रैक्शन ही करता है, वो किसी भी वस्तु के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान पे। किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता ही है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, और द्रव्यमान होगा तो पृथ्वी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कोई किसी भी वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल उसे आकर्षित करेगा। और पूछ रहा है कि आकर्षण प्रतिकर्षण किस में होता है, वो होता है चुंबकीय बल में, विद्युत चुंबकीय बल। क्लियर। आपने देखा होगा कि चुंबक, जब दो चुंबक पास में लाते हैं तो कभी धक्का देता है और कभी अट्रैक्शन होता है, तो उसका रीज़न यही है कि वो जब साउथ पोल नॉर्थ पोल पास लाते हैं तो अट्रैक्ट होता है, और दोनों साउथ दोनों नॉर्थ पोल एक साथ लाते हैं तो रिपल्सन शो करता है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
चौथा विद्युत चुंबकीय बल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर की अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। ये है प्रोजेक्टाइल, आपने शायद पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका क्वेश्चन है। और जो अधिकतम परास होता है जिसको हम क्षैतिज परास भी कहते हैं, उसका एक फार्मूला होता है R = U² sin 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा वही क्षैतिज से कोण होता है परास किए जाने वाली वस्तु का, यानी फेंके जाने वाली वस्तु का। यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। अब अधिकतम परास के लिए जो sin 2 थीटा का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 1। sin 2 थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1। sin 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए अधिकतम के लिए। और sin 1 कितने का मान होता है, साइन के लिए 90 अंश का, यानी कि जो 2 थीटा का वैल्यू है 2 थीटा वो होना चाहिए 90 डिग्री। क्लियर। यानी कि थीटा = 45 डिग्री। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, क्षैतिज से 45 अंश पर, यानी कि जो फेंकी जाने वाली वस्तु होगी उसको क्षैतिज से पृथ्वी से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपण किया जाएगा, फेंका जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की एक बंदूक की गोली क्षैतिज दिशा में 150 मीटर दूर स्थित लक्ष्य की ओर 1500 मीटर प्रति सेकंड की गति से दागी जाती है। गोली लक्ष्य से कितने नीचे जाकर लगती है। अब आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो गोली का चाल दिया हुआ है एक 1500 मीटर प्रति सेकंड, और जो लक्ष्य है उसकी दूरी सिर्फ 150 मीटर है, यानी कि 150 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना होगा, 150/1500, यानी कि 0.1 सेकेंड। क्लियर। गोली को अपने लक्ष्य तक जाने में सिर्फ 0.1 सेकेंड का समय लगेगा। अब 0.1 सेकेंड में गोली कितनी नीचे की तरफ जाती है, वही उतना ही दूरी नीचे की तरफ गई हुई दूरी ही गोली अपने लक्ष्य से नीचे टकराएगी। क्लियर है। अब जो गति का दूसरा समीकरण होता है S = ut प्लस हाफ AT², चूँकि ग्रेविटी नीचे की तरफ जाए तो GT² लिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब गोली चलाई जाती है तो प्रारंभ में उसका क्षैतिज वेग है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर वेग है नीचे की ओर वो 0 है, 0। U का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि ut ही 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, S = हाफ AT² बचेगा 1/2 G, यानी कि 10, और T का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, ये कटेगा 5 बार में 5, और स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.01, मल्टीप्लाई करने पे आएगा S = 0.05 मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर दूरी नीचे की तरफ तय करेगा, और यही दूरी गोली अपने लक्ष्य से नीचे की ओर जाकर लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां कि निम्न में से दाब की बीमा है। दाब की बीमा, ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, और मैंने इस पर एक ऑफिशियल वीडियो बना के रखा है। इसके सारे MCQs इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो दाब की बीमा है, किसी भी राशि की बीमा हम उसके मात्रक से निकालते हैं, और दाब का मात्रक क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल से निकालते हैं, जो कि होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और वहाँ से हम बल का बीमा जानते हैं, mL/T² होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बटा क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि L²। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा, हम L² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, L⁻², और L⁻1 है वो कट जाएगा तो बचेगा mL⁻1 T⁻²। क्लियर। ये हो जाएगा दाब का बीमा। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि mLT पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है mL⁻1। आपको परेशानी हो सकती है, mL-1 जो दिख रहा है वो L⁻1 है और T⁻1। तीसरा ऑप्शन है mL⁻1 T⁻², जो कि हमारा आंसर है, और चौथा ऑप्शन है mL⁻1। तो हमारा आंसर है ऑप्शन तीसरा। क्लियर है। सो